एम पिन। मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मोबाइल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सब फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो एक पिन डालते हैं बैंक का। बैंक के ज़रिए एक पिन 4 डिजिट का 6 डिजिट का आप सेट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग यूपीआई पिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एम पिन। ठीक है, क्या बताओ क्या है? तो वही तो पढ़ रहे हो इसीलिए है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है बैंकिंग की कि आपको किसी से पैसे मंगवाने हैं अगर, तो आप उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, आईएफएससी कोड देते हैं, ठीक है, नेम ब्रांच कोड वगैरह सब देते हैं आप। तो आपको इतना सब देने की ज़रूरत नहीं, आप केवल यूपीआई आईडी दे दें। यूपीआई आईडी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई मोबाइल नंबर है 1234, तो @ जैसे हमने यहाँ लिख दिया पेटीएम या XYBL या SBI, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। अलग अलग बैंक अलग अलग देता है, लेकिन यूपीआई आईडी लुक्स लाइक दिस। ठीक है, जिसमें से इधर वाला ये बैंक को डिनोट करता है, ये बैंक का आईडी, और इधर वाला यूजर को डिनोट करता है। ठीक है, ये और ये सेपरेटर होता है। सेपरेटर का मतलब एक सिंबल, जैसे जीमेल में होता है एक प्री डिफाइंड सिंबल है, ठीक है, जो कि यूजर को यानी बैंक अकाउंट होल्डर को और बैंक को अलग अलग कर देता है। इस यूपीआई आईडी से बैंक वाले ये पहचान सकते हैं कि ये किस बैंक का यूपीआई आईडी है। तो इसमें आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, नेम इतना लिख के भेजने की ज़रूरत अब नहीं आपको, लेकिन आपको बैंक की ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के यूपीआई आईडी क्रिएट करनी होगी। जब आप यूपीआई आईडी क्रिएट करेंगे तभी इसको भेज पाए। ठीक है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं और अपने उस नंबर को लिंक करते हैं जो नंबर आपका अकाउंट में दिया है बैंक में, तभी ये काम करेगा। हाँ, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर अपना आप देते हैं, मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए? वो मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट से लिंक हो, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो आपका ये आईडी कई प्लेटफॉर्म अपने आप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका मोबाइल नंबर वो होना चाहिए रजिस्टर्ड। वो उससे वो बैंक अपना समझेगा कोड, वो आपके यूपीआई आईडी कोड्स दिए रहते हैं, NCPIL जो नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया है, उस पर सब दिए रहता है, प्री डिफाइंड होता है। हम लोगों को उसमें पता करने की ज़रूरत नहीं, ये बैंक का काम है। ये काम है, ये जो @ मिलता है ना, ये अपने आप मिलेगा।
और बाकी जनरली क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर और @YBL, XBL और पेटीएम वो मिल जाता है, जनरली यही होता है। ठीक है, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। कई तरह के मेथड होते हैं पैसा भेजने के, पैसा रिसीव करने के। तो जैसे आप भीम ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसमें पूछेगा कि आपको IMPS द्वारा भेजना है पैसा। तो जब आप IMPS द्वारा भेजेंगे, उसमें मतलब ऑप्शन रहता है कि IMPS द्वारा भेजना है, UPI द्वारा भेजना है। IMPS करेंगे तो उसका जो जिसको भेज रहे हैं उसका डिटेल, फ़ोन नंबर वगैरह डाल देंगे तो पैसा उसके अकाउंट में चला जाए। भीम एक ऐप है, प्लेटफॉर्म है। UPI ID एक आपका ID है जो हर बैंक क्रिएट कर देता है अलग अलग। तो भीम एक ऐप का नाम है, ठीक है। किसमें, दोनों में से बेटर देखो होता तो ये है UPI बेस्ट है। लेकिन मान लो किसी ने अपना UPI ID नहीं क्रिएट करा हुआ है, कोई ऐसा है जो ऐप यूज़ नहीं करता है लेकिन मोबाइल ज़रूर रजिस्टर्ड कराया होगा, या मान लो मोबाइल भी रजिस्टर्ड नहीं कराया फिर भी उसको आपको पैसा भेजना है, तो IMPS यूज़ करेंगे तो उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब मांगेगा। क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, IMPS सर्विस का नाम है, ये ऐप में ही होता है। जब आप भीम ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें लिखा रहता है पेमेंट मोड क्या है, UPI द्वारा भेजना है या IMPS द्वारा भेजना। जैसे कोई पेमेंट आप ऐप इंस्टॉल करिए कोई, कौन सी, उसमें रहता नहीं है टू द मोबाइल, टू द बैंक अकाउंट, उसी प्रकार से ये भी होगा। ठीक है, अलग अलग ऐप में, भीम में तो रहता है। एक अकाउंट से 3 UPI ऐड हो रहा है, जैसे YBL हो गया, IBL हो गया, इसके बाद EXAL। ये आपके हैं तीनों, तो एक ही अकाउंट पे 3 हो रहे हैं। आपने बनाए हैं ये ना? सर यहाँ पर एक ही अकाउंट है 524, यहाँ पर YBL, हाँ। IBL, EXAL। आप करें एक बैंक किया, लेकिन ये अलग अलग UPI फिर है। तो आपका ये जो ये अकाउंट जो फ़ोन नंबर है, या तो ये N अकाउंट से लिंक होगा? नहीं, बस एक ही अकाउंट से लिंक है। एक ही अकाउंट है, फिर भी अलग अलग UPI ID। YBL हो गया, फिर IBL हो गया, इसके बाद ये आपका एक्सिस बैंक का किसी का दिखा रहा है, सब आप ही का है? जी सर। ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है ये वाला? वही तो नहीं समझ पा रहा। हाँ, तो एक एक्टिवेटेड है ये, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक ही यूज़ होगा। ठीक है, आपका माना एक ही जाएगा। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जितना भी डिजिटल पेमेंट, लेन देन, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब, उसका एक एजेंसी है, उसी को कहते हैं NPCI। यानी कि आप फ़ोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, एनीथिंग, भारत पे कोई भी, इवन जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, जितना भी आप ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑल इज गवर्न्ड बाय द NPCI। NPCI किसके अंडर अधीन होगा? RBI के अधीन होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रीमीटर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक, रीमीटर बैंक और बेनिफिशियरी बैंक। मान लीजिए कि आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है और आप किसी को एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक में ही जो अकाउंट है उसको पैसा भेज रहे हैं। आप जो पैसा भेजते हैं तो जिस अकाउंट से पैसा जाता है उस बैंक को रीमीटर कहते हैं। रीमीटर मतलब होता है भेजने वाला, सेंडर। तो सेंडर बैंक ये होता है। रीमीटर बैंक को आसान भाषा में कहते हैं सेंडर बैंक, मतलब ये बैंकिंग भाषा है, ठीक है। तो बेनिफिशियरी कौन होगा? रिसीवर बैंक, प्राप्त करने वाला। कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना किसी को बैंक अकाउंट में, तो पहले बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ता है। कभी कभी बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, तो कहते हैं ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब जिसे आपको पैसा भेजना है तो वो रिसीव करने वाला है, और जो भेज रहा होता है उसे रिमीटर बैंक कहते हैं। सीओडी तो आप लोगों को पता होगा, कैश ऑन डिलीवरी। केवाईसी भी पता होगा, नो योर कस्टमर। कैश ऑन डिलीवरी, नो योर कस्टमर। इतना नो योर कस्टमर करने के बावजूद भी भारी भारी मात्रा में लोग अमाउंट लेकर के भाग जाते हैं, ठीक है। ये तो वो दो चार चोर हैं जिनको पेपर में निकल आया भाई। जो क्राइम पेपर में निकल आया हमें पता चल गया कि ये क्राइम है, जो नहीं निकला वो भी तो हो रहा है। इतना ढेर सारी फैसिलिटी है सिक्योरिटी की, और इतना फिर भी पैसा उड़ जाए ठीक है। लिख लिया इसको, नोटेड। जितनी भी सर्विसेज दी गई, जैसे कॉल नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके जैसे किसी का पैसा गया है उसको रोका जा सकता है ना, कुछ होल्ड किया जा सकता है, सब है। वर्क नहीं करता है। अब यही तो बात है ना, हम कह तो रहे व्यवस्था सारी है। आपको पता है रोड पर कहीं पर भी अगर आप थूकते हैं तो 500 रुपये जुर्माना है और दंड अलग है। अपने घर से निकलते यहाँ तक कितनी बार थूकते हुए आते हो? जोड़ लो 500 रुपये का। जो नहीं करते हैं, वैसे बहुत से ऐसे भी शब्द हैं वो ये थूकते उगते हैं नहीं, तब बता है। तब कह तो रहे कुछ ही लोगों की वजह से जिंदा है धरती। जिस दिन वो भी असभ्य हो गए ना, दिमाग खराब हो गया, काम खत्म हो जाएगा। 2FA यूज करते हैं आप लोग। 2 यानी कि TWO, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ताला खुलेगा लेकिन 2 चाबी से। एक चाबी आपके पास और दूसरी चाबी आपके मेल आईडी पर। देखो कितनी सिक्योरिटी की लेकिन लालच जो है इंसान को क्लिक करने पे मजबूर कर देती है। दिए गए लिंक पे क्लिक करें, करोड़पति बने एक ही झटके में। एक झटके में हो गए क्लिक। एक्चुअली सिक्योरिटी को ब्रीच करके किसी ने पैसा नहीं चुराया है, सिर्फ बेवकूफ बना करके पैसा चुराया। आप सिक्योरिटी को ब्रीच कर ही नहीं सकते, इतनी स्ट्रांग सिक्योरिटी है। आपके बैंक से कोई ऐसा ही पैसा नहीं उड़ा लेगा। जब तक कि आप OTP नहीं बताएंगे, जब तक कि आप अपना MPIN नहीं बताएंगे, जब तक कि आप अपना अकाउंट नंबर, जब तक कि आप अपना जो कार्ड का डिटेल्स है नहीं बताएंगे, उड़ ही नहीं सकता।
इम्पॉसिबल है वो बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, वरना सबका ना उड़ जाए। ये जो लालच होती है ना, वो दिमाग होता है ना, ऐसा ऐसा दिमाग लेकर आते हैं। देखो अच्छा ये बताओ ना, ताला पहले बना या चोरी पहले हुई? पहले चोरी हुई ना, फिर ताला लगाया। जब आपको ये पता चला अरे ये भी चोरी हो सकता है, वहां भी ताला लगा, तभी ना पता, ऐसे तो पता ही नहीं चलता। तो बताओ ताला बनाने वाले के ज्यादा दिमाग है या चोर के ज्यादा दिमाग है? चोर के ज्यादा दिमाग है। तो चोर नए नए तरह के पैतरे लेकर आता है चोरी करने। अब देखो ये 2FA क्या है, आप सभी लोगों को आपका जो मेल आईडी है ना, सारा खेल मेल आईडी का होता है। तो आप क्या करिए ना, हमेशा 2 ताले लगाइए, मतलब 2 चाबियां रखिए। कैसे? जैसे एक तो आप पिन बना लीजिए, जैसे मान लो तुमने कोई पेटीएम वगैरह या फोन पे या UPI भीम ऐप कुछ भी चलाते हैं आप, एक सिक्योरिटी कोड तो उस ऐप को खोलने का बना लीजिए, दूसरा सिक्योरिटी ऐप आप अपने फोन को खोलने का बना लीजिए। एक ये है। दूसरा क्या है कि आप मेल आईडी से सारा खेल होता है, मेल आईडी का पासवर्ड होता है। तो आपने लॉगिन करा, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे वो लॉगिन नहीं होगा, एक वेरिफिकेशन जाएगा आपके मेल पर, एक दूसरे मेल पर। हमेशा 2 मेल यूज करा जाता है इसमें। तो दूसरे मेल पे जाएगा कि क्या आप जो लॉगिन कर रहे हैं ये आप ही हैं, तो दूसरे मेल का भी पासवर्ड होगा, उसको लॉगिन करके पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो फौरन कहेगा हाँ ये हम हैं। तो जब आप हम कहेंगे तब जाकर के आप उसमें एंट्री कर पाएंगे। ये मेल में यूज होता है, जीमेल में 2FA एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इतना सारा सिक्योरिटी फीचर के बाद भी लोग क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, धोखाधड़ी होती है। एक आपको सुनाते हैं किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग साइबर का। इसमें पैसा कैसे उड़ाया, ये लखनऊ चारबाग की बात है, वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स भी हैं। तो एक पर्सन आता है, रुकता है और पैसा कहता है कि हमें ये दवा चाहिए। उसने दवा ली और 2-4 दवाएं ली ऐसे ही, वो 70-80 रुपये बना। उसने 70-80 रुपये पेड करा, लेके जाने लगा तो रुक के फिर आया, कैसा वो पानी दे दीजिए दवा खा। तो पानी दे दिया उसने, लो पानी पी लो, वहीं बैठ करके दवा खा ली, थैंक यू। चलो 2-4 दिन रैंडमली 2-4 दिन 5 दिन के बाद फिर वो आया और उसने दवा मांगा। उन्होंने दवा फिर दी, तो फिर 70-80 रुपये 100 रुपये हुआ और दवा ली। फिर उसने पानी मांगा, और जब पानी मांगा तो कहना अच्छा वही है। मतलब फिर पहचान जाता है ना आदमी, कुछ थोड़ा अलग हट के करता है तो आदमी पहचानने लगता है, दुकानदार पहचान अच्छा लिए पानी पी लीजिए, और तबीयत कैसी है, हाँ ठीक पहले से हाँ। फिर ऐसे वो करीब उसने 8-10 मरतबा वो ऐसे ही 100-150 रुपये 100 रुपये 50 रुपये की दवा लेता था और पैसा दे देता था। कहता है हम ऑनलाइन यूज़ नहीं करते हैं इसलिए आपको हम पैसा कैश दे लिया। फिर जो है एक फ़ोन आता है उसके पास, जो दवा ले रहा है, उसने दवा ली, दवा लेते लेते पैसा देते देते फ़ोन आया। कहे हाँ भैया, कहे वो हमारी दवा लेते, कहने लगे हमारे पास तो पैसा ख़त्म हो गया है। कहे भैया ये दवा मिल जाएगी, फ़ोन पे नहीं दिखाते हैं, देखिए ये दवा मिल जाएगी। तो उसने दवा देखा, कहे ये दवा हाँ मिल जाएगी। क्या कितना हुआ, कहना 110 रुपये हुआ। क्या मेरे पास तो हमने अपनी दवा ले ली है, अभी फ़ोन पे ही बात कर रहा है वो। क्या हमने अपनी दवा ले ली है तो आप पैसा तो नहीं है। कहना हम ऑनलाइन कर देंगे, भैया से पूछ लो। भैया से फ़ोन पे बात करा दी, भैया फ़ोन, कहने लगे हम ऑनलाइन कर देते हैं, आप हमें वो भेज दीजिए, QR भेज दीजिए अपना। तो उसने QR भेज दिया, उसने 10 रुपये भेजे। उसने कहा कि हमने 10 रुपये भेज दिए हैं और आप देखिए पेमेंट आ गया। उसने कहा हाँ पेमेंट आ गया। कहने अब हम जा रहे हैं, आप पेमेंट ले लीजिए। कहने ये लेके जा रहे हैं, मान ली पेमेंट नहीं आता तो हम फिर अभी 2-3 दिन में आएंगे, हम पैसा लेते हैं। कहने अरे जाओ। उससे तो जान पहचान होगी ना। वो चला गया। फिर उसने फ़ोन करा, क्या देखिए भैया वो लिंक आया, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आए OTP। अब मेडिकल स्टोर वाले इतना बिजी होते हैं, वो भी चारबाग जैसी जगह, लखनऊ रेलवे स्टेशन जंक्शन, बहुत भीड़ रहती है। क्या हाँ बता रहे, कहने क्लिक कर दीजिए, ये वो कर दिया। तो एक बारी में उसका पैसा कटा, पहले 85,000 रुपये, ठीक। फिर दोबारा अच्छा वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है, एक बार 85,000 कटा, एक बार उसका 75,000 रुपये कटा।
उसका करीब 1.5-2 लाख रुपए कट गया। हो गया, काम खत्म हो गया। वैसे भी स्कैनर से भी हुआ तो है। स्कैनर यहाँ पर क्या करा उसने क्या आपके बैंक की ओटीपी मांग ली, आपकी चीज मांगी, तभी आपने दिया ना। आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करा उसने दिमाग लगाया, धनचक्कर बना दिया आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2FA। ऑनलाइन साइट्स होती है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर पेटीएम कस्टमर के पास कॉल करना है, या मान लीजिए मैं कहीं जैसे हॉस्पिटल में ही होता है ना कि ऑनलाइन नंबर लेने के लिए तो नंबर निकाला जाता है, फोन से नंबर ले, तो मैं एक बार ऐसे कॉल किया तो उसमें क्या हुआ ना, सेम यही प्रोसेस हुआ जो आप बता रहे हैं, सेम ही प्रोसेस। मेरे चाचा के साथ एक बार हो चुका था, मैं जानता था कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, मैंने नहीं किया। फिलहाल जैसे कि कॉलिंग जो नंबर होती है उसमें फ्रॉड होता है, जैसे कि आप कई सारे जब आप होता क्या है ना, वो किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे होते हैं। वो जो साइट्स बनाते हैं हाँ, गूगल पे, तो क्या गूगल का ये वही है ना कि अगर आप क्रोम पे खोज रहे हैं किसी भी चीज का, वो जो झूठा नंबर होता है डमी साइट्स। हाँ, तो ऐसा को गूगल ब्लॉक नहीं कर सकता है। क्यों ब्लॉक करें? ओपन है, ओपन टू ऑल, कंप्लेन जाएगी तो ब्लॉक कर देगा। भाई सामान बिक रहा है ना मार्केट में जहर भी बिक रहा है, मार्केट में शराब भी बिक रही है, मार्केट में जूस भी बिक रहा है, मार्केट में फ्रूट भी बिक रहा है। जिसकी शिकायत जाती है उस पर छापा पड़ता है, बंद हो जाता है। जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, इसमें माई कैफे का एंटीवायरस होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं कोई साइट हम लोग ओपन करने के लिए ब्लॉक कर देता है वो। ब्लॉक कर देता हाँ, है। तो ऐसा गूगल प्लेटफॉर्म इसी का तो पैसा खा रहा है वो। मार्केट को बंद कैसे कर सकता है वो? इसी का तो पैसा मिल रहा है उसको। होस्टिंग करी होगी, होस्टिंग का पैसा मिला होगा ना, तो फिर जब तक चल जाए फिर दूसरा वो बंद हो जाएगा, तीसरा ये चीज बंद नहीं। धरती जो बनी है वो दो जहन से बनी है, एक अच्छे जहन से एक खराब जहन से, दो धाराएं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बंद नहीं, बस बचना है। बचना कैसे है? शास्त्रों में भी है, पढ़ाया भी जाता है, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी लालच में हम आए, धोखे में आ जाते हैं। लालच भी है, धोखा भी है। लिखो वीजा, VISA। वीजा वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन, यही है वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो प्लास्टिक मनी देता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, जैसे रूपे, मास्टर कार्ड होता है ना ये। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? बता रहे AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जितना भी आप पेमेंट आधार से अगर कहीं करते हैं तो उसको AEPS के अंतर्गत आता है वो। मोस्टली ये जन सेवा केंद्र पर यूज होता है। वीजा में वीजा ही है बस, जो फुल फॉर्म दिया वो यही दिया हुआ है, वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन। आप डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम कह तो रहे हैं आप लोकतांत्रिक कंट्री के नागरिक हैं, हम कार्ड के सेंस में बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आंसर ये है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी लिख लीजिए। जो हम बता रहे हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड है। आप क्या पूछ रहे थे? क्या? डेबिट क्रेडिट। डेबिट कार्ड का मतलब होता है, दो कार्ड होते हैं, बैंक वाले बेवकूफ़ बनाने के लिए लॉन्च करते हैं इसको, लेकिन ये बहुत स्मार्ट
ट्रांजैक्शन सिस्टम है, और इस स्मार्ट ट्रांजैक्शन को बहुत सारे बेवकूफ़ लोग ही यूज़ करते हैं। ये तो सबसे सही है डेबिट, लेकिन सबसे खतरनाक है ये क्रेडिट। इसमें आपका 100 रुपये है, आप 100 रुपये ही यूज़ करके खर्चा कर सकते हैं, 0 हो जाएगा कुछ नहीं खर्चा कर सकते हैं। इसमें आपके पास 0 है, आप 100 खर्चा कर सकते हैं, ये हुई ना अच्छी बात। ऐसे ही बैंक फंसा लेता है, अगर आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, आप क्रेडिट कार्ड बस ले लीजिए, एक बार ले लीजिए आप, तो होगा क्या, जब आपके पास एक बार आ जाएगा, देखो ना, इसमें नहीं, एक होता है ना आपकी सोच पे कब्जा करना, मतलब आपको इतना पावर दे दी बैंक ने कि आप बिना सोचे समझे, आप पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं, कार्ड है लेके चले गए, और पैसा भी नहीं बैंक में, खर्चा कर रहे हैं, 2000 का ये दे दो, 10,000 का ये दे दो, 5000 का वो दे दो। इसमें लिमिट होती है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, जितने आपकी वैल्यू होगी, वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, फिर महीने के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनका इतना भारी होता है कि बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड को लेकर के गायब हो जाते हैं, लेकिन अब गायब होना आसान भी नहीं, क्योंकि आधार है, गायब कहाँ होंगे अब आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं सकते। खैर गायब हो भी गए, मान लो 100 में से 10 गायब हो गए, तो 90 लोग इतना भारी इंटरेस्ट देते हैं कि वो जो 10 लोग गायब हुए ना, उनका 100 के बराबर आ जाता है पैसा। तो क्रेडिट का मतलब 0 पैसा है आपके पास, आपको कार्ड दे दिया, आप 100 रुपये खर्चा करिए, ये 100 रुपये आपकी वैल्यू होगी, आपकी बैंक में क्या वैल्यू है, तो बैंक का स्टेटमेंट देखते हैं आपका, कि आपका वो निकाल लेते हैं कि साल भर में इसके पास 50,000 रुपये रहता है बैंक में, तो आपको 20,000 का बना देंगे, 30,000 का बना देंगे, ऐसे करके आपके पास 10-15 लाख रुपए है कि रहता है, हमेशा 10-15 लाख का ट्रांजैक्शन होता है, तो आपको 4-6 लाख, 10 लाख, 8 लाख का भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स। समझ गए डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब जितना हमारे बैंक में पैसा होगा उतना ही खर्चा करेंगे, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट में आपके पास 0 भी है तब भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। अक्सर आप बहुत सारी जगह जाते हैं, वहाँ पूछते हैं सर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो तुरंत यूँ कर लीजिए उनसे, बस ऐसे सादर माफी, फौरन अलग हो जाएंगे, समझ जाएंगे ये जो है फंसेगा नहीं। जैसे ही आपने कहा हाँ क्या बताइए, कहेंगे बस यही तो चाहिए था हमें। वो इतना ट्रेंड होते हैं, वो ऐसा इतना ट्रेंड होते हैं, आपसे इतनी बातें कर डालेंगे, आपको लगेगा इसने हमसे इतनी बातें करी, इसका लेना तो बनता नहीं, मारे ना बाहर जाकर के, ठीक है तो ले लेते हैं आप। सर लोन किसी के रसीद देंगे ना, एक मिनट दो। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ आधार वाला, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हर नागरिक को एक नंबर प्रोवाइड करती है। अब हर नागरिक सरकार की नज़र में एक नंबर है, उस नंबर से उसका अता पता, उसका फिंगरप्रिंट सब निकाल लेगी, ठीक है, और उस तक पहुंच जाएगी। फिर भी क्राइम करके लोग निकल लेते हैं, ठीक है। दिल्ली में आप यकीन जानिए कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, दिल्ली जैसे ही सिक्योर जगह, भाई राजधानी है, कितना सिक्योर होगा वहाँ पर एरिया में, याद नहीं आ रहा, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया था। ATM वैन आई, ATM वैन पैसा भरती है ना, तो ATM वैन में बहुत सारे बक्से रखे होते हैं, अंदर सब में पैसा रहता है, वो 8-10 मशीन को चार्ज करते हैं, चार्ज टॉप अप करते हैं, जा जाके किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में, तो अच्छा खासा पैसा रहता है। आप यकीन जानिए कि वो ATM वैन पे सिक्योरिटी भी होगी, कैमरे भी लगे होंगे, 3 ई-रिक्शे से आके लूट के ले गए वो पेटी। 3 ई-रिक्शा आया, 3 ई-रिक्शा ने लादी रखा, चले तो पकड़ नहीं पाए उनको।
POS, पॉइंट ऑफ सेल। बहुत दिमाग होता है चोरों के पास, वो उनका ऐसा फंसाते हैं ना। चोरों के साथ कोई एक चोर नहीं होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए 20 लोग होते हैं। आप चोर के पीछे दौड़ेंगे भी ना तो आपको ये थोड़ी देर बाद ये नहीं समझ में आएगा हम दौड़ किसके पीछे रहे। वो ऐसा ओझल होगा और ऐसा सामान आपका गायब होगा इधर उधर, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कुछ पकड़ भी जाते हैं, नए नए पकड़ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेल हो रही है, यानी कि जहां पर आपने सामान लिया और वो कह रहा है कि कार्ड से देंगे या कैश, आपने कहा कार्ड यानी ऑनलाइन, तो वो क्यूआर जनरेट कर देता है, कहता है क्यूआर जनरेट कर दे, इसी को स्कैन कर लीजिए, या आप अपना नंबर बता दीजिए, हम भेज देते हैं। नंबर बताया, आपके पेटीएम पे, आपके फोन पे वो लिंक आ गया, क्लिक करिए, उतना पैसा अमाउंट भर दीजिए। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट हुआ जहां पर ये काम हो रहा है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल IFSC कोड, IFSC कोड इंडियन क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये जनरली 11 कैरेक्टर का होता है, जिसमें जो कैसा होता है, अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है? तो आईएफएससी कोड आप जान रहे हैं ना? हाँ, एक होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ये 8 कैरेक्टर का भी होता है और 11 कैरेक्टर का भी होता है। ये 8 का भी होता है और 11 कैरेक्टर का भी होता है। ये क्या है? विद इन द कंट्री, जब आपको पैसे का लेन देन करना होता है बैंक टू बैंक, यू नीड IFSC कोड। और जब आपको अक्रॉस द कंट्री पैसे का लेन देन करना होता है तो आपको IFSC कोड के साथ साथ स्विफ्ट कोड भी चाहिए होता है। स्विफ्ट कोड समझ में आया? इंटरनेशनल पेमेंट। मान लीजिए आपका कोई कारोबार है यूरोप में, कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, कि 8-10 देशों में उनका काम चल रहा है, तो पैसे का लेन देन भी होता होगा। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है तो कंट्री टू कंट्री के लिए यूज होता है स्विफ्ट कोड। इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए ये यूज होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए होता है स्विफ्ट कोड। हर बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है, ब्रांच के अकॉर्डिंगली स्विफ्ट कोड अलग। भाई आप पता नहीं कहाँ पे मंगा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक मंगवा रहे हैं, SBI मंगवा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पैसे की पारदर्शिता दिखाता है कि किस देश के किस बैंक की किस ब्रांच से पैसा किस देश के किस बैंक की ब्रांच में गया। स्विफ्ट कोड यूज होता है वहां पर। एक मर्तबा जैसे हम बता रहे हैं ना, चोरों के दिमाग कितने बढ़िया होते हैं।
होगा ना। बस कंट्री का एक फिक्स होता होगा ना। एक कंट्री का एक नहीं, कंट्री में किस बैंक में जा रहा है? आईएफएससी तो कर रही हो। आईएफएससी तो यहाँ का हो गया ना, लोकल। हर बैंक का आईएफएससी कोड अलग होता है, ब्रांच वाइज। इसी प्रकार से स्विफ्ट कोड भी होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड अंतरराष्ट्रीय पेमेंट का लेन देन में यूज होता है। जब आप विद इन द कंट्री यूज करेंगे ना, तो आईएफएससी यूज होगा। इट डिपेंड्स ऑन फॉरेन पॉलिसी, टैक्स डिपेंड ऑन फॉरेन पॉलिसी। हम तुम्हें एक किस्सा बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन, चोरों के दिमाग पर। बताएं। आप ये समझ देखिए, एक चोर ने क्या करा, बिल्कुल बॉम्बे का किस्सा है ये, बॉम्बे के ज्वेलरी बाजार का। वहाँ जावेरी करके, कौन सा है जावेरी बाजार, है खैर कोई वो बाजार है पूरा। तो वहाँ क्या होता है, सराफा बाजार कहते हैं इसको, जहाँ पे सराफा मंडी वगैरह होते हैं लोग। तो वहाँ सोने की दुकानें और हीरे की दुकानें, चांदी की दुकान, जेवरात की दुकान, ज्वेलर्स। एक ज्वेलर आया, और अमूमन मार्केट कितने बजे खुलती है? 10-11 बजे। तो वो 10-11 बजे आए, अपना शटर ताला वाला खोला, तो ताला एक एक और लगा हुआ था उनके शटर में। एक ताला उनका लगा हुआ, एक एक ताला और लगा हुआ था एक्स्ट्रा। लेकिन अरे ये क्या है? तो खैर थोड़ा देर परेशान हुए, फिर अपना अगल बगल भी पूछा कि ये क्या है, तो कहना पता नहीं सेठ क्या है, पहले की बात है ये, अभी की नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बुलाया किसी को, अपना वो काट रहा है बैठ के, ठगर 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 काट रहा है, इधर काटा उधर काटा, 1 घंटे में खुला उला वो। फिर ऐसे ही रैंडमली 8-10 दिन के बाद वो फिर आए, तो वो फिर ताला लगा हुआ है। कहने अरे यार ये क्या मजाक है। फिर पूछे पूरी मार्केट में, कहा अरे नहीं सेठ जी हम लोग कहाँ हैं। फिर वो अपना बैठे हुए, वो बेचारे बाहर बैठे, चाबी लेकर के अपनी वो काट रहा है, तोड़ रहा है। ऐसे करते करते 3-4 महीने तक होता रहा। कितना आदमी परेशान नहीं हो जाएगा? फिर उसने क्या करा कि वो आए संडे के दिन, मेन चोर। अब मेन चोरों ने क्या करा, बैठ के वही ताला काट रहे। तो मार्केट में तो ये था कि इनकी दुकान में कोई, संडे मार्केट बंद रहती है, तो ना अपना सेठ काट रहे हैं ताला, सेठ ने ताला काटा, फिर उनका ताला काटा, अपना तो खोल लिया, उनका ताला काटा। दुकान खोली गई, दुकान से सारा सामान लादा गया, चोरी करी गई, पूरी दुकान साफ, और ताला फिर लगा दिया। अब ताला लगा के चले गए। फिर मंडे को वो लोग आए, मंडे को देख रहे हैं दूसरा ताला तो है, हमारा ताला नहीं है। फिर इन्होंने अपना फिर वाला ताला तोड़वाया और दुकान खोली, तो दुकान साफ। चोरी देखेंगे, दिमाग चोरों का बहुत आगे चलता है, दिमाग चोर का। जहां ताला लगाने के बाद जब दिमाग हम लोग बंद हो जाता है, वहां से ये चोर शुरू करते हैं सोचना। अरे पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर को नहीं काट दिया था, 150 फीट सुरंग खोदी थी उन्होंने, हालांकि वो पकड़ लिए गए, पूरे लॉकर उड़ा दिए थे उन्होंने। वो इतनी हाहाकार मच गई थी, क्योंकि पंजाब का लॉकर था वो, और पंजाब में ही था, और पंजाब नेशनल बैंक का था। तो उसमें वो पूरी इंटेलिजेंस लगी उसमें, मतलब पकड़ना चाहे तो पकड़ लेते, वो तो उसने लॉकर पकड़ लिया पूरा। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि लॉकर में आप जो रखते हैं वो बैंक को नहीं पता होता है, लेकिन बैंक को सब बताया गया कि जो लॉकर है, बहुत बड़े लॉकर थे, सब में सोना था। मतलब सब बड़े बड़े सेठों का, बड़े बड़े MP विधायक, सबका सोना उसी में था। कहीं इसको पकड़ो जब नुकसान हो जाएगा, तो वो पकड़ा गया, वरना ये पकड़ में ना आते। हाँ, चोर ने चोर के घर चोरी कर ली, ये गलत हुआ। स्विफ्ट कोड CVV, हाँ बता तो रहे भाई, आपने ATM को खूब बढ़िया मजबूत बनाया, उन्होंने मशीन ही उखाड़ के ले गए, काम खत्म हो गया। CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अरे ये जो मशीन चुरा ले जाते हैं, ये जो CVV नंबर देख रहे हैं क्या पर होता है, आपके ATM और डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का होता है, ये 3 डिजिट। ये छोटी चाबी है कार्ड को खोलने के लिए,
3 डिजिट। कार्ड नंबर और सीवीवी, इसीलिए कहते हैं कार्ड बहुत छुपा के यूज करना चाहिए। कार्ड नंबर और सीवीवी कोई जान गया तो आपको फिर पिन कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। फिर हाँ, पिन कोड तो 4 ही डिजिट का होता है ना। ऐसे बहुत से प्रोग्राम और एल्गोरिदम आती है जिसमें आप आप डालेंगे और वो जो प्रोग्रामर होते हैं उसकी चाबी बना डालेंगे, वो मैच कर लेंगे, उतना बहुत है उनके लिए। हमारे ही क्या कहते हैं गांव में वो एक बक्से की दुकान थी, समझे ना। उनका वो था पूरा ऐसे इतना बड़ा सा वो था, क्या बोलते हैं, गोदाम। तो उसी में वो काम करते थे। उनका एक टूटा सा दरवाजा था, लकड़ी का टूटा दरवाजा, उसमें कुंडी लगाते थे, इतना बड़ा सा ताला लगाते, इतना बड़ा सा, छोटा वाला ताला। 20 साल से वो काम कर रहे थे। और चचा थे, बुजुर्ग थे, वो अपना काम, उनके बच्चे सब अरब अरब में रहते थे, तो अपना आते थे, खोलते थे, काम करते थे, चले जाते थे। 20 साल तक कभी उनके यहाँ चोरी नहीं हुई। उनके बच्चे बाहर से आए तो वहाँ से अरब का ताला लेकर आए। ताले बड़े अच्छे मिलते हैं वहाँ पर, बड़े डिज़ाइनर, पहले लगेगा ही नहीं ये ताले हैं। तो उनके लिए ताले लेकर आ गए। उन्होंने क्या करा, चचा का दिमाग, बक्से वाले थे ही, वो अपना 3 तो ताला अपने वही टूटे हुए दरवाजे में उन्होंने जड़ दिया, सिग्नल लगा के 3 ताले, 1 2 3। तो जहाँ ज़्यादा ताला वहाँ ज़्यादा माल इसके पीछे, यही कॉन्सेप्ट होता है। अगले दिन चचा ने अपना, अमूमन जैसे वो खोलते हैं तो जब उन्होंने ध्यान से देखा ना तो दरवाज़ा भी था और ताले भी लगे हुए थे, लेकिन ये पूरा अलग रखा हुआ था। जो मेन दरवाज़ा था वो खुला, तो उसमें कटर वटर छुड़ा के ले गए, कटर है कुछ सामान छोटा मोटा, 10-12 हज़ार 15 हज़ार का सामान उनका चोरी हो गया, सिर्फ ताले की वजह से बस। और पूरा वो मैं ताले के किनारे रखा हुआ था, मतलब खोला वाला नहीं, जैसे ATM उठा करके ले जा रहे हैं ना, वैसे ही वो भी ले गए, ले चलो। क्या चीज? पासबुक की प्रिंटिंग मशीन सही है। NEFT, RTGS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये 2 पैसा भेजने की सर्विस है जो कि आप बैंक द्वारा कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक में जाके भी कर सकते हैं। दोनों में फर्क ये है कि इसमें NEFT में आप लेस देन और इक्वल टू 2 लाख 2 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें नो लिमिट है। RTGS पे एक डिफरेंस, ये सब बिजनेस के लिए यूज करा जाता है, बिजनेस पर्पज। अब बिजनेस है, बड़ा है, छोटा है, बिजनेस के लिए यूज करते हैं। NEFT और RTGS में एक डिफरेंस और है। ये दोनों मनी ट्रांसफर फैसिलिटीज हैं, बैंक द्वारा दी जाती है। इसको आपको अवेल करना पड़ता है, बैंक से बोलना पड़ेगा कि हमें RTGS और NEFT करना है। आप डायरेक्ट भी जाके कर सकते हैं। NEFT और RTGS आप किसी भी बैंक में जा करके फॉर्म भर के भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन लेकिन बैंक के पोर्टल से करेंगे, आप पेटीएम ATM से नहीं कर पाएंगे, पेटीएम फोन पे से नहीं कर पाएंगे। जो वेब पोर्टल नहीं, कोई तरह पहले कुछ चार्ज था, ये बैंक चार्जेबल भी करती है, कभी फ्री कर देती है, डिपेंड, क्योंकि बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो डिपेंड करता है, कहीं ज़्यादा पैसा कम पैसा, इसी सब में बैंक थोड़ा बहुत कमाता हुआ है।
इंटरेस्ट पे कमाता है, लोन पे कमाता है, बैंक की कमाई यही। रेपो रेट सुना है तुम लोगों ने? रेपो रेट तो जो आरबीआई होती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सबको पैसा देती है। तो वो जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देती है 4%, 3%, 4.5%, उसको रेपो रेट कहते हैं। अब बैंक कस्टमर को 8%, 9%, 10% पर आगे दे देती है। तो ये जो 4% का जो डिफरेंस है, दिस इज द अर्निंग ऑफ बैंक। देखो इसमें क्या होता है, एनईएफटी डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि इंटीमेशन ऑफ पेमेंट, या आप कह लीजिए एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट समझते हो? एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि किसी को आपने सामान भेजा है, वो फोन करके बता दे हाँ मिल गया, या बता दे नहीं मिला। एक्नॉलेजमेंट इसको कहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई सामान हमें मिल गया या हमें सामान नहीं मिला। तो एनईएफटी में डिले हो सकता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम 3 दिन का। मतलब आपने जिसको पैसा भेजा है एनईएफटी द्वारा, तो वो तुरंत नहीं बताएगा हाँ मिल गया। वो 2 घंटे बाद हो सकता है उसके अकाउंट में अपडेट हो, शाम को अपडेट हो, सैटरडे संडे पड़ गया तो मंडे को अपडेट होगा। तो मैक्सिमम 3 दिन। इसमें क्या होता है, इसमें रियल टाइम पे जैसे ही पैसा भेजेंगे फौरन एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा विद इन अ सेकेंड्स। इसमें लेट नहीं लगता। तो एक्नॉलेजमेंट इसमें त्वरित होता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट में डिले होता है। इसमें एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, डिले, और इसमें एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, क्विक, फौरन हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट। ये सर्विस जो एनईएफटी है इसका तो पेमेंट नहीं लगता है, लेकिन आरटीजीएस का कुछ अमाउंट भी बैंक लेती है। लेकिन ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि 10,000 पे 10 रुपए, 1 लाख पे 10 रुपए, 100 रुपए, ऐसे करके इससे बैंक टू बैंक चार्ज जो है लगाते हैं पैसा भेजने का। सर ये रियल टाइम के बाद आगे डेली क्विक, सर किसी भी बैंक में ट्रांसफर कहीं पर रियल टाइम क्यों लगा सर आरटीजीएस? रियल टाइम इसीलिए लगा है, इसका जो रिस्पांस टाइम है ना, इसी वजह से रियल टाइम लगा दिया। रियल टाइम का मतलब होता है अभी, जैसे तुमने हमसे कोई क्वेश्चन करा तो हम कहें हम अभी, अगर अभी दे दें तो ये रियल टाइम हो गया। 10 मिनट बाद, 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद, तो ये रियल टाइम नहीं माना जाएगा। रियल टाइम मतलब होता है तुरंत, त्वरित रिस्पॉन्स, त्वरित कार्रवाई होगी इस पे। मतलब जिसको आपने पैसा भेजा है उसे पैसा मिल गया है, तुरंत मैसेज आ जाएगा हाँ रिसीव्ड, उसके पे मैसेज आ जाएगा। लेकिन एनईएफटी का मैसेज नहीं आता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, शाम को या अगले दिन, या अगर अगले दिन मान लो संडे आ जाए तो आज सैटरडे है, आपने भेज दिया तो संडे को होगा नहीं। और दोनों फैसिलिटी जो है वो 24/7 है। अगर पोर्टल से आप कर रहे हैं, बैंक के पोर्टल से, तो 24/7 है। बैंक से जाएंगे तो बैंक की वर्किंग में ही कर सकते हैं आप। पेंडिंग कहाँ चला जा रहा है? पैसा कभी भेजते हैं तो रुक जाता है, हार्ड डिक्लाइन होता है। डिपेंड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप हो गया ये। और इसमें कोई क्वेश्चन? चलो दैट्स इट। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि आप